हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। सो बेटा, ये है वन शॉट इस चैप्टर का जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इसको हम एक ही बार में पूरा का पूरा कवर करेंगे। और क्या कवर करने वाले हैं? इसकी एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम इस पूरे चैप्टर की वन शॉट में पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोशिका जीवन की इकाई की वन शॉट की। आइए देखेंगे, अगर आप सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है क्या? ये चैप्टर जिस इकाई के अंतर्गत आता है, कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई जो है, ये चैप्टर है, अध्याय है। और जिस इकाई में आता है वो 11वीं कक्षा की तीसरी इकाई है जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो हम यहां पर पहले इकाई का जो परिचय है वो पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर का जो परिचय है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि नीट 2025 में इस यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? आइएगा देखते हैं। यहां पर जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन होता है। ये बहुत सीधी सी बात है। जीव विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी क्या होती है? जीवित जीवों का क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमारा जीवित जीव जो है उनका अध्ययन होता है। उनके स्वरूप एवं आकृति का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अलग अलग क्या पाई जा रही है? आकृति पाई जा रही है। अलग अलग क्या पाया जा रहा है? स्वरूप पाया जा रहा है, जिसके कारण क्या पैदा हो रही है? विविधता। अब सारे के सारे इस पृथ्वी पर मनुष्य थोड़ी ना है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके आकार है, अलग अलग स्वरूप है। तो क्या पैदा हो रही है? डाइवर्सिटी, विविधता पैदा हो रही है। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विविधता स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है। अब ये जो विविधता जो पाई जा रही है, इसको बताने के लिए कोशिका सिद्धांत जो था उसने ये बताया था, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि भैया कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया था कि इतने सारे प्रकार के जीव हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, पादप भी हैं और प्राणी भी है। अब ये सब, ये जितनी भी विविधता पाई जा रही है, ये किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? तो उस सिद्धांत में बताया गया था किससे बने हुए? कोशिका से बने हुए हैं। अर्थात जीवन के सभी स्वरूपों में कोशिकीय संगठन बताता है। यानी ये सिद्धांत क्या बताता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जिनमें जीवन पाया जा रहा है, उनका शरीर का संगठन किससे बना हुआ है? मिनिमम कोशिका से बना हुआ है। इस खंड में दिए गए अध्यायों के अंतर्गत कोशिकीय संरचना तथा विखंडन द्वारा कोशिका वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया। अब ये जो अध्याय जो हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय कौन सा हो गया? कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे, है ना। फिर हो गया जैव अणु, जिसमें हम कोशिका के अंदर क्या क्या अणु पाए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद कोशिका कैसे गुणन करती है, कैसे विभाजन करती है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाती है, उस सभी चीजों का वर्णन जो है इन सारे तीनों अध्यायों में है, जो इस इकाई के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। यानी ये जो कोशिका सिद्धांत जो होएगा वो ये भी बताएगा कि भैया ये नई नई कोशिका कैसे बनती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं शरीर बना रही हैं, है ना। ये कोशिकाएं जो है शरीर बना रही हैं। अब बात आ रही है, ये शरीर बनाने के लिए कोशिका विभाजन कैसे करेगी? ये जो रहस्य जो है ये भी कौन बताएगा? कोशिका सिद्धांत बताएगा। यह रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन की अशक्तता, अखंडता की आवश्यकता थी। क्या कि ये जो रहस्य जो है कि भैया ये कोशिका कैसे बन रही है, ये रहस्य जो है ये कैसे पूर्ण होएगा कि भैया कोशिका विभाजन करेंगी और नई कोशिका बनाएंगी। तो ये रहस्य भी बताया जाएगा, जिसे प्रदर्शित या अवलोकित किया जा सकता है, जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं या देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति को भौतिक रासायनिक उपागम अपनाने हैं तथा परीक्षण हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिएगा, यहां से प्रश्न आएगा, यहां से प्रश्न आया था नीट 2025 में। क्या आया था अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना, शरीर विज्ञान यानी हमारे शरीर का अध्ययन, हमारे शरीर जिन कोशिकाओं से बना हुआ, उन कोशिकाओं का व्यवहार, उनका अध्ययन, है ना। अब उनको अगर हमें समझना है, कोशिका का अध्ययन करना है, कोशिका की संरचना का अध्ययन करना है, कोशिका के अंदर जो अणु पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन अगर हमें करना है, उनको समझना है, उनकी स्टडी करनी है, तो एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? कोशिका को आउटसाइड द बॉडी माइक्रोस्कोप में स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ सर,
कहां पर करनी पड़ेगी सर? इस परीक्षण हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? कोशिका मुक्त प्रणाली। कोशिका मुक्त प्रणाली मींस मैं टेस्ट ट्यूब में अध्ययन कर रहा हूं। मैं कोशिका को निकालकर एक पेट्री डिश, आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में या 10th क्लास में भी स्कूल्स में जो आपकी लैब थी वहां पर एक्सपेरिमेंट किए थे। कांच की एक प्लेट होती थी, पेट्री डिश जिसको बोलते हैं, उसमें आपने स्टडी करी ना। अब उस पेट्री डिश में पहले से कोई कोशिका थी नहीं, आपने कोशिका डाली फिर अध्ययन किया ना। तो आपको अगर अध्ययन करना है तो आप किस में कर रहे हो? एक पेट्री डिश में, कांच की प्लेट में कर रहे हो जो कोशिका मुक्त है। फिर आप उसमें कोशिका डालोगे, फिर उसका अध्ययन करोगे। तो कोशिका मुक्त प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या स्टडी करनी है आपने कोशिका की स्ट्रक्चर देखनी है ना, फिजिकली वो कोशिका किस आकार की है, किस आकृति की है, आपको उसका भौतिक अध्ययन करना है। हाँ सर। और साथ साथ रसायनों का भी तो पता लगाना है कि प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन है, ये सारी चीजें, यानी आपने रसायनों का भी अध्ययन करना है। हाँ सर। तो इन उपागमों यानी इन आधार पर ये जो उपागम जो है, यानी ये जो पार्ट्स जो है, ये जो पार्ट हैं, इनके बेसिस पर आपको क्या करनी पड़ेगी सर? अध्ययन करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? आउटसाइड द बॉडी। किसमें? एक डिश में, एक पेट्री डिश में, कांच की प्लेट में, जो कोशिका मुक्त होनी चाहिए पहले से। बाद में आप कोशिका डालिए और फिर उसमें उस कोशिका का भौतिक और रासायनिक अध्ययन कर सकते हैं। आगे, यह उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने योग्य बनाता है। यानी हम क्या करेंगे सर? आणविक स्तर पर क्या करेंगे सर? अध्ययन करेंगे। अणुओं का क्या करेंगे? हम स्टडी करने वाले हैं। यह उपागम जीवित ऊतकों में तत्वों एवं यौगिकों के विश्लेषण द्वारा स्थापित होता है। अब ये चीज हम जैव अणु में भी पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे जैव अणु में? हम सिंपल सा एक ऊतक ले लेंगे, जैसे हमने एक पत्ती ले ली या हमारे शरीर का कोई अंग ले लिया, जैसे लीवर ले लिया, यही हमारे इस चैप्टर में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अब उसको हमने पीस दिया। एक अल्कोहल होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है, उसमें पीस दिया। पीसने के बाद एक पेस्ट बन जाएगा, जैसे होता है ना, पेस्ट होता है, जैसे हम पेस्ट करते हैं, दातुन करते हैं ना, तो पेस्ट होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा पीस देंगे और पीसने से क्या बन जाएगा? एक पेस्ट बन जाएगा। अब उस पेस्ट को हम अध्ययन करेंगे, किसमें? माइक्रोस्कोप में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। माइक्रोस्कोप तो चलो कोशिका की संरचना के लिए हो गया, इन जैव अणुओं का हम विश्लेषण करेंगे। अब ये जैव अणु क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। कैसे विश्लेषण किया जाएगा, कैसे एनालिसिस किया जाएगा, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बनिक अणुओं को कैसे पता लगाएगा, कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, ये सारा विश्लेषण हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक आइडिया दिया जा रहा है आपको, इस इकाई में आप क्या क्या करने वाले हो। तो आप कुल मिलाकर तत्वों का, आप कंपाउंड्स यानी यौगिकों का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। इससे हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। सीधी सी बात है, हम जब विश्लेषण कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक कोशिका के अंदर या एक जीव के अंदर कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगले चरण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ये यौगिक क्या कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न, अब हमें ये तो पता लग गया कि भैया एक कोशिका के अंदर अणु मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यौगिक मिल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, लिपिड्स मिल रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ये हमें पता लग गया है ना। वो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे पता लगाएंगे, लेकिन मान लो जस्ट पता लग गया। अब उनका कार्य क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या है? ये भी तो अगला प्रश्न आएगा। वही चीज ये कह रहा है कि इनका कार्य क्या है। अब ये कहां पर पता लगेगा? इसी चैप्टर में पता लगेगा, और इस चैप्टर में भी पता लगेगा, इस चैप्टर में भी बात करेंगे। और किस प्रकार से यह संपूर्ण शरीर विज्ञान की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे पाचन, उत्सर्जन, स्मरण, सुरक्षा, पहचानना आदि करते हैं। अब इन अणुओं का कार्य क्या है ये हमें पता लगेगा कि प्रोटीन क्या कार्य करते हैं, लिपिड्स क्या कार्य करते हैं। वो पता लगाने के बाद अब इनका हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही है उनमें क्या रोल है। पाचन में एंजाइमों का कोई रोल होता है, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के हैं। उत्सर्जन में किडनी का कोई रोल होता है, उस किडनी में जो कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे छानते हैं, वो सारी चीजें इन अणुओं पर आधारित होती हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि समस्त शरीर विज्ञान प्रक्रमों का अणु
आधार क्या है। दूसरे शब्दों में हम सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ये जो सारी चीजें हमने बोली, इन सारी चीजों को समावेश करके हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन कहा कि भैया हमारे अंदर जितने भी प्रक्रम हो रहे हैं, जितनी भी प्रक्रिया एक शरीर के अंदर हो रही है, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया है, प्रोसेस जो एक शरीर के अंदर हो रही है, उनका आधार क्या है। उनका आधार अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। यह किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर देते हैं। अब कोई बीमारी होएगी, कोई रोग होएगा, तो क्या ये अणु नॉर्मल मिलेंगे या एबनॉर्मल हो जाएंगे। शरीर में अगर कोई रोग, शरीर अगर किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा तो उसके कारण उस कोशिका के अंदर जो भी अणु मिल रहे हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं, क्या वो नॉर्मल मिलेंगे या एबनॉर्मल हो जाएंगे। वो भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं असामान्य हो जाएंगे, तो उसका भी हमें पता लगेगा। जीवित जैविकों, यहां से प्रश्न आया था नीट 2025 में। जीवित जैविकों मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जीवित हैं और हम एक सजीव हैं। तो जीवित जैविकों में अगर हमें कोई भौतिक या रासायनिक अध्ययन करना है, तो समझना है, अध्ययन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें छोटे स्तर पर जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। जरा सोचिए, क्या मैं बाहर से स्टडी कर सकता हूं अपनी पूरी की पूरी? नहीं सर, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। अब मेरी बॉडी किससे बनी हुई है सर? हमारी बॉडी जो है वो हम किससे बनी हुई है सर? तंत्रों से बनी हुई है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर के अंदर गए छोटे स्तर पर, किसमें? तंत्रों में। अब तंत्र किससे बने हुए? अंगों में। अंग किससे बने हुए हैं? ऊतकों से। ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या मिल रहे हैं? अणु मिल रहे हैं। तो हमें निचले स्तर पर या छोटे स्तर पर या रिड्यूस लेवल पर जाकर स्टडी करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, क्या बाहर से स्टडी कर सकते हो क्या कि हाँ भैया प्रोटीन कहां मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कहां मिल रहा है? नहीं सर, हमें तो बिल्कुल निम्न स्तर पर जाकर, कोशिकीय स्तर पर जाकर, छोटे से स्तर पर जाकर हमें भौतिक और रासायनिक अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे स्तर पर जाकर, निम्न स्तर पर जाकर, कम स्तर पर जाकर हम जब अध्ययन करते हैं, तो ऐसे अध्ययन को क्या बोला जाता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है, न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहा जाता है। यह शब्द आया था नीट 2025 में। मैं लिख देता हूं, ये नीट 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो न्यूनीकरण का मतलब ही क्या होता है? देखो, न्यूनीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शनलिस्ट। रिडक्शन, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। अब शरीर में हम कम स्तर पर कब जाएंगे? बड़े से छोटे स्तर पर कब जाएंगे? शरीर तंत्रों से बना हुआ है, तंत्र अंगों से बने हुए, अंग ऊतकों से बने हुए, ऊतक कोशिका से बने हुए, कोशिका के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ये अणु पाए जा रहे हैं। तो हमें रिड्यूस लेवल पर जाकर अगर कोई फिजिकल और केमिकल स्टडी करनी है, तो ऐसी स्टडी को क्या कहा जाएगा? ऐसी बायोलॉजी को क्या कहा जाएगा? ऐसे जीव विज्ञान को क्या कहा जाएगा? न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहा जाएगा। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2025 में, तो भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है इस पेज में। यहां पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक एवं रसायन शास्त्रों की तकनीकों एवं संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, अब यहां पर हम कोई भी फिजिकल और केमिकल अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तकनीकों के बारे में आइडिया होना चाहिए। इस खंड के 9 में जैव अणुओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। यानी इस इकाई का ये जो दूसरा चैप्टर है ना, जैव अणु, उस जैव अणुओं में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, आणविक अध्ययन करेंगे, अणुओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसमें? इस चैप्टर में। हमारा चैप्टर तो ये है, लेकिन इस इकाई में ज्यादातर जो बात कर रखी है वो कौन से? इस अध्याय की बात कर रखी है, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें? जैव अणु में। डन, आगे बढ़े। आइए अब स्टार्ट करते कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई। लेकिन कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वैज्ञानिक के बारे में और बताया हुआ है। हालांकि ये जो वैज्ञानिक है, इनका टोटली संबंध किससे होएगा? इस चैप्टर से होएगा, जैव अणु से होएगा। हम यहां पर रख देते हैं इनको, है ना। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो रामाचंद्रन जी जो है,
वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इनका लिंक जो है वो किससे है? जैव अणु से। क्यों? क्योंकि जैव अणु चैप्टर में हम जब बात करेंगे प्रोटीन्स की, क्या कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, उनकी इकाइयां क्या होती हैं, आपस में किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्राथमिक संरचना क्या होती है, द्वितीय संरचना क्या होती है, तृतीय संरचना क्या होती है, ये जब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब वहां पर हम बात करेंगे किसकी? रामाचंद्रन जी की। हल्का सा हिंट दे देता हूं, रामाचंद्रन जी, ये मैं पूरी ये स्लाइड जो है मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम इसको, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका इस चैप्टर से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। इनका कौन से चैप्टर से? जैव अणु चैप्टर से है। ठीक है, तो सर फिर ये पहले क्यों दिए गए? बेटा पहले इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये 3 चैप्टर जो है वो इस इकाई में आते हैं। पहले हमने इस इकाई के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा कि भैया इस इकाई में हम क्या करने वाले, हम तीनों चैप्टर्स पढ़ेंगे, जहां पर कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर जैव अणुओं का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, निम्न स्तर पर जाकर कर रहे हैं, न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहला रहा है, फिर पढ़ेंगे कोशिका कैसे विभाजित करती है ना, फिर ये इकाई का परिचय देने के बाद फिर इन वैज्ञानिक के बारे में बता। अब ये वैज्ञानिक जो है किससे संबंधित है? इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तब श्री रामाचंद्रन जी के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं इनको यहीं पर ड्रॉप आउट कर रहा हूं, हम इनको अभी यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। रीजन बीइंग सिंपल, बहुत सीधा सा रीजन है। ठीक है, क्या कि ये जो है जैव अणु चैप्टर से संबंधित है, तो जैव अणु देखो हम पढ़ने को पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन अच्छे तरीके से समझ में कब आएगा? जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। डन। आइए स्टार्ट करते हैं क्या? कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। ये हमारा अध्याय है, आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका जीवन की इकाई। आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर को, एक एक लाइन को समझेंगे और लाइन को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव एवं निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। बिल्कुल, मैं सजीव हूं, ये निर्जीव है, हमारे आसपास निर्जीव हैं, हम सजीव हैं, तो सजीव और निर्जीव दोनों मिल रहे हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जरा सोचिए। यही चीज मेरा बच्चा जो है मेरे से पूछता है। मेरा बच्चा अभी 2nd क्लास में, और वो पूछता है कि पापा हम लिविंग हैं और ये जो है ये नॉन लिविंग है, पापा हमारे में डिफरेंस क्या है? तो वो 2nd क्लास के बच्चे के मन में जो प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न हमारी एनसीईआरटी ने 11वीं कक्षा में हमसे पूछा है, जो 2nd क्लास के बच्चे में आ जाता है, क्योंकि वहां पर उसको लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि बेटा ये लिविंग है, सॉरी ये नॉन लिविंग है, ये जो चीजें आप आसपास देख रहे हो ये नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, क्या डिफरेंसेस है? तो वो कहता है मेरे से कि पापा हम चलते हैं, ये तो नहीं चलते, पापा हम सांस लेते हैं, ये तो नहीं लेते हैं, पापा हम पॉटी जाते हैं, ये तो नहीं जाते। मैंने कहा हाँ सही पढ़ा रहे हैं तुमको, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर आकर 11th के स्तर पर आकर हमें थोड़ा सा डिटेल्ड अध्ययन करना पड़ेगा कि भैया ये निर्जीव है, हम सजीव है, क्यों हम सजीव है, या बाकी दूसरे जो जीव है उनसे निर्जीव कैसे अलग है। सबसे मेन डिफरेंस और वो है कोशिका, सेल। अब 2nd क्लास के बच्चे को सेल नहीं पता है अभी कि सेल क्या होती है, और मैं उसको बताऊं कि बेटा हम सेल से बने हुए हैं, वो कहेगा पापा वो जो उसमें लगाते हैं, वो जो टीवी का जो रिमोट है उसमें सेल लगाते हैं उससे बने हुए हैं, तो वो अभी हम उसको नहीं बता सकते। हाँ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप 10वीं कक्षा तो मिनिमम पास करके आए हुए हैं, और 10th क्लास तक आते आते ये तो पता लग ही जाता है कि सजीव किससे बने होते हैं? सर कोशिका से बने होते हैं। तो वही चीज पूछ रखी है कि एक सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है, ये जो जिज्ञासा है इसका उत्तर केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। यानी कोशिका अगर उपस्थित है किसी में तो वो सजीव है, कोशिका नहीं है तो वो निर्जीव है। नेक्स्ट, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एकल कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे अमीबा आपने नाम सुना है, एक कोशिका से बना हुआ एकल कोशिकीय जीव, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ये बहुत सीधे से बिंदु बता रखे हैं। पहले बिंदु में क्या दिया, वो पहले पैराग्राफ में कि भैया सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर कौन? कोशिका। दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? कुछ जीव जो है वो एक कोशिका से भी बने हुए हैं, एकल कोशिकीय जीव, कुछ जो है बहुत सारी कोशिका से बने हुए हैं, बहुकोशिकीय जीव। चलिए जी अगले हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। आइए
सेल क्या है इसको समझने के लिए दो बिंदु हमारी एनसीईआरटी में इस हेडिंग के अंदर समझाए हुए हैं। व्हाट इज सेल, कौन है सेल, क्या है सेल। तो ये समझाने के लिए मुझे एक बात बताइए, ये एक अमीबा है, ये एक एकल कोशिकीय जीव है। क्या ये एकल कोशिकीय जीव अपनी सारी की सारी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से कर सकता है? ये उत्सर्जन भी कर सकता है, श्वसन भी कर सकता है, परिसंचरण भी कर सकता है, गमन भी कर सकता है ना? हाँ सर। यानी ये स्वतंत्र रूप से एक कोशिका जीवन के सभी कार्य कर सकती है। हाँ सर। तो दिस इज सेल। व्हाट इज सेल? सर सेल एक स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने वाली एक संरचना है। फ्रीली, स्वतंत्र मीन्स फ्रीली, उसका क्या है? एक अस्तित्व है। जरूरी नहीं है एक कोशिका के साथ दूसरी कोशिका रखो तभी वो जीवन कहलाएगा, नहीं। कोशिका अकेली भी स्वतंत्र रूप से जीवन की गतिविधियां दर्शा सकती है, वो है एक सेल। या अच्छा, ये स्टेटमेंट किसके लिए है? बहुकोशिकीय जीवों के लिए कि एकल कोशिकीय जीवों के लिए? सर ये जो एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, कौन से जीव? एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट, दो बिंदु दे रखे हैं आपसे कि कोशिकीय जीवधारी कौन होते हैं। सर एकल कोशिकीय जीवधारी जो होते हैं उनकी अकेली कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। अब चाहे एकल कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, जीवन के जो आवश्यक कार्य है, जैसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी किस प्रक्रिया से बनती है? श्वसन, जिसमें कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगर श्वसन, सोचो मेरे अंदर अगर एनर्जी ही ना हो तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? सोचो इस अमीबा के अंदर एनर्जी ना हो तो क्या ये जिंदा रहेगा? तो आवश्यक कार्य, सभी कार्य नहीं, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक कार्य है वो करने में सक्षम अगर कोई संरचना है तो वो कोशिका है। अकेले स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है तो वो कौन है? एक अकेली कोशिका है। डन। तो ये दो बिंदु आपने याद रखने हैं। ये है एक कोशिका। आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल, आप सीधा बोलेंगे सेल इज ए स्ट्रक्चर। सेल एक संरचना है जो जीवन के आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, सेल एक स्ट्रक्चर है जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकती है। किसमें? एकल कोशिकीय जीवों में। डन। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी मिनिमम से मिनिमम अगर जीवन को कंडक्ट करना है, जीवन को बनाए रखना है तो किसकी आवश्यकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या एक एटम, क्या एक परमाणु में जीवन है? नहीं सर। एक मॉलिक्यूल, एक अणु में जीवन है? नहीं सर। एक यौगिक में जीवन है, एक प्रोटीन एक जीवन है? नहीं सर। एक न्यूक्लिक अम्ल जीवन है? नहीं सर। जीवन किसमें है? एक मिनिमम एक क्या चाहिए? एक सेल चाहिए। क्या चाहिए? एक कोशिका, उसमें है जीवन। तो सबसे लीस्ट रिक्वायरमेंट क्या है जीवन की? कोशिका का होना। तो कोशिका से कोई छोटी चीज अगर होएगी तो क्या वो जीवन कहलाएगी? नहीं। यही लाइन है कि कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कोशिका से छोटा, कोशिका से छोटा कौन होएगा भाई? कोशिका से छोटा उसके अणु है ना भाई। कोशिका से छोटा उसके अंगक होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जीवन है? अकेला माइटोकॉन्ड्रिया जीवन है? जीवन अस्तित्व है उसका? नहीं सर। सेल के अंदर होना चाहिए ना, है ना। राइबोसोम जीवन है? नहीं सर। तो कोशिका से छोटी कोई भी स्वतंत्र संरचना जो है वो जीवन नहीं दर्शाती है। मिनिमम किसका होना जरूरी है? कोशिका का होना जरूरी है। इस कारण जीवों के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है जीवन की, जो संरचना भी बनाएगी, स्ट्रक्चर भी बनाएगी और कार्य भी करेगी, फंक्शन भी करेगी। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कोशिका की खोज से अगर हम बात करें तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका को देखा था? याद रखना, जीवित कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका को देखा था? जीवित कोशिका।
कौन सी कोशिका देखी थी? लिविंग सेल देखी थी उन्होंने सबसे पहले। हालांकि उनसे पहले आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने भी कोशिका खोजी थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। हमारी एनसीईआरटी में एंटोन वॉन लिविनहॉक लिखा हुआ, तो वही याद रखना, उन्होंने सबसे पहली बार जीवित कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया था, इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, यानी माइक्रोस्कोप की खोज हुई, और उसके फिर धीरे धीरे सुधार हुए, किसके? माइक्रोस्कोप, नए नए टाइप के माइक्रोस्कोप आए, जैसे आपके लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जो आपके लैब में होते हैं ना, नॉर्मल जो हमारे लेबोरेटरीज में होते हैं, हमारी प्रयोगशाला में होते हैं, है ना, रखते हैं ना, और उसमें चीजों को देख लेते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें लाइट की जरूरत होती है। एक और माइक्रोस्कोप होते हैं जिनका नाम होता है फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं दिखने में, बस फर्क इतना सा होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, आपने देखिएगा, आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जब किए होंगे स्कूल में, प्याज की जो झिल्ली होती है उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको काटा होगा, एक स्लाइड पर डाला होगा, है ना, काट कर स्लाइड पर डाला, और उसमें कोई डाई डाली थी, आपने याद आ रही है? लाल रंग की सैफ्रनिन, है ना, डाई डालते हैं ना, क्यों? ताकि जो संरचना आप देखना चाहते हो वो कलरफुल आपको दिखाई दे, है ना। ये जो माइक्रोस्कोप होता है फेज कॉन्ट्रास्ट, इसमें किसी भी डाई के डालने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप कलरफुल इमेजेस पैदा होती हैं, रंगीन चित्र दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। ऐसे माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट। इनकी क्या हुआ था सर? विकास हुआ, और फिर बाद में और विकास हुआ किसका? सबसे अच्छे माइक्रोस्कोप कौन से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऐसे माइक्रोस्कोप का जब धीरे धीरे सुधार हुआ, विकास हुआ, तो हमें सूक्ष्म लेवल पर, अति सूक्ष्म लेवल पर कोशिका की संरचना का डिटेल्ड अध्ययन करने को मिला, विस्तृत संरचना का अध्ययन करने को मिला। हाँ सर। तो बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का विस्तृत संरचना का अध्ययन करना संभव हो सका। क्लियर है? ये पेज समझ में आ गया? इतना सा था। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर अगला टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, ये समझते हैं। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मनी के हैं, याद रखना। कहां के हैं गुरु? ये जर्मनी के हैं। ठीक है। कब? 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट, जिनका नाम है मैथियस लाइडन, ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद, यानी उन्होंने किसका अध्ययन किया? पौधों का। और क्या पाया? कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सीधी सी बात है। पौधों का अध्ययन किया 1838 में। बताया किसने? वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडन ने। पौधों की स्टडी करके, प्लांट्स की स्टडी करके, कि प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, मिलकर किसका निर्माण कर रही है? ऊतकों का निर्माण कर रही है। ठीक है जी। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान, अब यहां पर एक मिस्टेक है जो आपने सही करनी है। क्या मिस्टेक है? ये जो लिखा हुआ है ना ब्रिटिश, इसको सही करना है। किसको सही करना है? ये जो ब्रिटिश लिखा हुआ है, ये पुरानी एनसीईआरटी में ब्रिटिश था। न्यू एनसीईआरटी जो है, आप बोलेंगे सर आप पुरानी लेकर आए हो, नहीं, न्यू एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी जो है किसकी? इंग्लिश मीडियम की। उस इंग्लिश मीडियम की नई एनसीईआरटी में क्या कर रखा है? जो थियोडोर श्वान है ना, उसको जर्मनी का बता रखा है। किसको? ये जो थियोडोर श्वान जो है ना, थियोडोर श्वान जो है, कहां के बता रखे हैं? ये भी जर्मनी के बता रखे हैं। कहां के बता रखे हैं? जर्मनी के हैं, याद रखना है। कहां के? ये जर्मनी के हैं, ये भी जर्मन है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। दोनों जर्मनी के बता रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये हमारी एनसीईआरटी जो है, ये भी नई है, पुरानी नहीं है। मैं ये नई एनसीईआरटी लेकर आया हूं, लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी नई एनसीईआरटी जो है उसमें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम में तो कर दिया, हिंदी मीडियम की नई एनसीईआरटी में अभी तक ठीक नहीं किया गया है। तो आप प्लीज इसको काट कर यहां पर
जर्मन लिखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? जर्मन लिखेंगे, जर्मन। ठीक है, तो 1839 में, किसमें बेटा? 1839 में जर्मनी के प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट, जो प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जिनका नाम है थियोडोर श्वान, इन्होंने किसका अध्ययन किया? जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। और बाद में जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद क्या पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। उन्होंने पहली चीज बताई क्या? कि जो प्राणी कोशिकाएं हैं, उन प्राणी कोशिकाओं के बाहर एक पतला सा आवरण पाया जा रहा है, जिसको आज की डेट में हम जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कई नाम से पुकारते हैं। डन, ये पहली चीज बताई। और उन्होंने ये भी बताया, एक और चीज बताई इस वैज्ञानिक ने, इन्होंने, किसी ने, श्वान ने एक और चीज बताई क्या? कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद यह है पाया। अब देखिए, है तो ये कौन? प्राणी वैज्ञानिक, जूलॉजिस्ट। किसका अध्ययन करेंगे? प्राणियों का। तो क्या पादपों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करेंगे कि तौबा तौबा मैं प्राणी वैज्ञानिक हूं, मैं कभी भी पादपों का अध्ययन नहीं करूंगा? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन्होंने प्राणियों का अध्ययन करने के बाद ये तो बताया कि प्राणी कोशिकाओं में, कोशिका के बाहर एक पतला सा आवरण है, याद रखना, पतली सी झिल्ली है जिसका नाम जीव द्रव्य झिल्ली है। और ये भी बताया कि जो प्लांट सेल होती है ना, पादप ऊतकों में जो कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इनकी क्या होती है? विशेषता होती है। ये भी बताया उन्होंने। तो दो चीजें आपने याद रखनी है। क्या? कि एक तो उन्होंने क्या बताया कि प्राणी कोशिका में क्या पाई जा रही है? जीव द्रव्य झिल्ली, पतला सा आवरण है। और यह भी बताया कि पादप कोशिका में क्या पाई जा रही है? कोशिका भित्ति पाई जा रही है, जो उसकी विशेषता है। किसकी? पादप कोशिका की। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका एवं उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। उत्पाद कौन होता है? ऊतक होता है, याद रखना। यहां पर उत्पाद कौन है? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? कोशिका मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रही है? कोशिका मिलकर ऊतक बना रही है। तो कोशिका मिलकर जो उत्पाद बना रही है वो कौन है? ऊतक है। ठीक है, तो श्वान की परिकल्पना, अगर आपसे कोई पूछे कि श्वान ने क्या परिकल्पना दी, श्वान ने यह बताया कि प्राणी और वनस्पति, प्लांट्स और एनिमल्स का शरीर जो है वो कोशिकाओं से और उनके उत्पाद यानी ऊतक से मिलकर बना होता है। ये चीज उन्होंने बता दी श्वान ने। ठीक है जी, अब श्वान ने ये चीज तो बता दी, लेकिन श्वान ने ये चीज परिकल्पना रखते हुए श्लाइडन की भी बात कर दी। कैसे? सोचो, श्लाइडन ने भी तो यही बताया था कि पौधे जो है वो किससे बने होते हैं? कोशिका, जो मिलकर क्या बनाती हैं? सर, ऊतक का निर्माण करती है। तो श्वान की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना में आधा भाग तो ऑलरेडी श्लाइडन बता चुके थे। भाई, इन्होंने तो प्राणियों और प्लांट्स दोनों के बारे में बताया। प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी श्लाइडन पहले बता चुके थे। तो दोनों ने मिलकर, किन दोनों ने मिलकर? श्लाइडन और श्वान ने संयुक्त रूप से मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, हालांकि यह सिद्धांत ये नहीं बता पा रहा कि भैया नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई सेल कैसे आती हैं, वो चीज ये नहीं बता पाए। तो किसने बताया? 1855 में, वैज्ञानिक का नाम आपने याद रखना है, रुडोल्फ विर्चू, वर्ष याद रखना 1855 में, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित। यही तो नहीं बता पा रहे कि नई सेल कैसे आ रही है भाई। तो रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका बनाती है। नई कोशिका का निर्माण होता है किससे? पूर्व स्थित कोशिका से, पुरानी कोशिका से, पहले से उपस्थित कोशिका से। पहले से उपस्थित कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिका बनाती है। अब ये चीज उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताई। वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुल ई सेलुला। सर, व्हाट इज ओमनिस सेलुल ई सेलुला? ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ये जो स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है ए न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित यानी पूर्व उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है। ये स्टेटमेंट बताया था किसने? रुडोल्फ विर्चू ने। और यही कोशिका सिद्धांत जो असफल था ये बताने में कि नई कोशिका कैसे बन रही है, वो पूरा किया था किसने? रुडोल्फ विर्चू ने। डन।
इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना नहीं करेंगे आप, इसको परिकल्पना करेंगे, ये भी मिस्टेक है। ये कल्पना नहीं थी, ये परिकल्पना थी। सर परिकल्पना और कल्पना में क्या डिफरेंस होता है? कल्पना इज इमेजिनेशन, परिकल्पना इज हाइपोथेसिस। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 5 साल बाद, कल्पना है, कुछ भी कल्पना कर सकते हो। परिकल्पना मीन्स जो हकीकत है, जो स्टडी की गई है ना। तो स्लाइडेन और श्वान ने कोई इमेजिन नहीं किया था, स्टडी करी थी, कल्पना नहीं थी, परिकल्पना थी। और ये चीज आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में यहाँ हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, यहां भी हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। परिकल्पना को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, कल्पना को हम इमेजिनेशन बोलते हैं। तो ये भी मिस्टेक है, इसको भी आपने क्या करना है सर, यहां पर आपने कल्पना हटाकर क्या करना है, यहां पर परिकल्पना करना है। ठीक है जी, क्या करी थी इन्होंने? परिकल्पना करी थी। तो स्लाइडेन और श्वान ने जो परिकल्पना करी थी वो अधूरी थी। अब उस परिकल्पना को रूपांतरित करके, रूपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, किसने मॉडिफाई किया उस परिकल्पना को? तो रुडोल्फ विर्चू ने स्लाइडेन और श्वान की जो परिकल्पना थी उसको रूपांतरित कर, मॉडिफाई करके नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आपसे कोई पूछे स्लाइडेन और श्वान की परिकल्पना को किसने रूपांतरित किया, आप बोलेंगे रुडोल्फ विर्चू ने। नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने। नई कोशिका सिद्धांत में क्या बिंदु थे? 2 बिंदु थे। नई कोशिका सिद्धांत जो थी, मॉडिफाइड जो थ्योरी जो थी, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी? वर्तमान समय में जो कोशिका सिद्धांत है, वर्तमान समय में जो कोशिका सिद्धांत है उसमें तीनों वैज्ञानिकों की बात है। स्लाइडेन और श्वान की तो बात है ही है। स्लाइडेन श्वान ने क्या बोला कि भैया सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। ये तो किसने बता दिया था? सोचो, ये तो स्लाइडेन और श्वान ने नहीं बता दिया था कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, किससे बने हुए हैं? सेल से। और उनके प्रोडक्ट कौन? ऊतकों से बने हुए हैं। ये तो पुराने कोशिका सिद्धांत में बता दिया गया था, है ना। उसके बाद इस सिद्धांत में जो कमी थी उसको पूरा किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने। तो जो नया कोशिका सिद्धांत जो है, उस नए कोशिका सिद्धांत में दोनों बिंदु हैं। पुराने कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन श्वान ने बताया, और रुडोल्फ विर्चू की भी बात है कि सभी कोशिकाएं जो हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती हैं। ये भी बात यहां पर बताई गई थी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये था कोशिका सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, कोशिका का समग्र अवलोकन। समग्र अवलोकन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट स्टडी। समग्र मींस कंप्लीट, अवलोकन का मतलब स्टडी। हम पूरी एक कोशिका की स्टडी करने वाले हैं। आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आपसे एनसीईआरटी कह रही है कि भैया जब आप 11th क्लास में आए होंगे तो डेफिनेटली आपको स्कूल के टीचर ने डेफिनेटली आपको माइक्रोस्कोप में स्टडी कराई होगी। आपने प्याज के छिलका जो होता है, उसकी जो झिल्ली होती है, उसकी कोशिका को देखा होगा। या आप ये मान के चल लीजिएगा, आपने अपने गाल को थोड़ा सा रगड़ा और अपने नाखूनों से आपकी जो स्लाइड थी उस पर इस तरीके से हाथ रखा। हो सकता है गाल की कुछ इस तरीके से अलग करके आपकी कोई कोशिका उस पर आ गई हो और फिर आपने स्टडी कर लिया। तो ये थोड़ा सा मतलब अटपटी सी चीज है, लेकिन समझना क्या, आप यहां पर मनुष्य की गाल की कोशिका की बात कर रहे हो और प्याज के छिलके की बात कर रहे हो। यानी आप एक पादप कोशिका और एक प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हो। उनकी संरचना का स्मरण करें उनकी संरचना का क्या था। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, ओहो बहुत बड़ी बात कर दी एनसीईआरटी ने। प्याज की कोशिका कौन है? प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में क्या मिलती है? सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, याद रखना, प्लांट में सबसे बाहर कौन होती है? कोशिका भित्ति, फिर उसके नीचे कौन होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे बाहर कौन होती है? कोशिका भित्ति, उसके नीचे कौन होती है? कोशिका झिल्ली होती है। वहीं मनुष्य की गाल की कोशिका या प्राणी कोशिका, क्या वहां कोशिका भित्ति होती है? तो याद रखना, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ
केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई देती है या निकलती दिखाई देती है, जो कौन होती है? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन यानी गाढ़ा, झिल्ली युक्त यानी झिल्ली से कवर्ड संरचना मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। दोनों कोशिकाओं में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, एक गाढ़ा क्या पाया जा रहा है? झिल्ली से कवर्ड क्या पाई जा रही है? एक संरचना जिसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। इस केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए। डीएनए कौन होता है? आनुवांशिक पदार्थ, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म 10वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जिसे कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, वो कोशिका जिसमें केंद्रक मिलेगा यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है जी। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब क्या सर, दोनों कोशिकाओं में, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। अब प्लांट सेल में तो क्या मिलेगी सर? प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली है, एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली है, लेकिन प्लांट सेल में क्या पाई जा रही है सर? कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है। ये मान लो पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली, यहां पर कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है। अब अंदर क्या पाया जा रहा है सर? केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है। अब क्या यहां पर एक द्रव्य भी पाया जा रहा है? हाँ सर, ये एक द्रव्य भी पाया जा रहा है। अब ये जो द्रव्य जो है, क्या ये घिरा हुआ है? क्या ये घिरा हुआ है? जो चीज घिरी हुई होती है, जो चीज कवर्ड होती है, चीज जो किसी चीज को धारण किए हुए है। सोचो, अगर ये घिरा हुआ नहीं होता, अगर ये घेरा हुआ नहीं होता तो क्या ये किसी चीज को धारण कर पाता? ये द्रव्य नहीं सर। तो ये जो द्रव्य जो है, ये किसी चीज को धारण भी कर रहा है और कवर्ड भी है। डन। जो चीज धारण करती है, जो किसी चीज को अपने अंदर समाहित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। याद रखना। तो आव्यूह मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को धारण किए हुए है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप सभी ने गुलाब जामुन खाया है? हाँ सर। अरे शहद देखा है? हाँ सर। शहद और पानी और पत्थर, सिंपल सी बात, पत्थर सॉलिड है? हाँ सर। पानी जो है लिक्विड है? हाँ सर। शहद क्या ये लिक्विड है, सॉलिड है, या दोनों के बीच की अवस्था है? सेमी लिक्विड है, यानी तरलता तो है उसमें, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, अर्ध तरल है। यानी पूर्ण रूप से तरल नहीं है, गाढ़ा तरल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध तरल। ऐसा ही ये द्रव्य जो होता है, ये भी कैसा होता है? अर्ध तरल होता है, चाशनी के जैसा होता है, शहद के जैसा होता है। ऐसे अर्ध तरल आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। डन। ये बात याद रखनी है। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका की कोशिका क्रिया करने के लिए प्रमुख स्थल कौन है? तो एक कोशिका के अंदर जितनी भी समस्त अभिक्रियाएं हो रही है, वो कहां पर हो रही हैं? इसी तरल में हो रही है, इसी साइटोप्लाज्म में हो रही है, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है जी। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है। बात वही है, सेम टू सेम। एक कोशिका को जिंदा रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो एक कोशिका को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कहां हो रही हैं सर? साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। जो कैसा तरल है? एक अर्ध तरल है। जो किसको धारण किए हुए है? कोशिका अंगकों को धारण किए हुए है। या अगर कोशिका अंगक नहीं है तो दूसरे कार्बनिक पदार्थों को धारण किए, यानी किसी ना किसी चीज को धारण किए हुए। और अगर धारण किए हुए तो हम वर्ड क्या यूज में लेंगे? आव्यूह यूज में लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी थी जिसमें केंद्रक आवरण था? प्रोकैरियोटिक कौन सी थी जिसमें केंद्रक आवरण नहीं था? चलो एक तो डिफरेंस ही हो गया। दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा, जैसे मान लो ये यूकैरियोटिक कोशिका है और ये कौन है सर? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना? ओके सर। इसमें केंद्रक आवरण नहीं है,
इन दोनों में केंद्र का आवरण था, ये पादप कोशिका, ये प्राणी कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब इनमें क्या मिल रहे थे सर? इनमें पाए जा रहे थे झिल्ली युक्त कोशिका अंग। ये कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त है, झिल्ली से कवर्ड है। यहां पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें झिल्ली युक्त संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। वो कोशिकांग केवल किस में पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम अंतःप्रेद्रव्य जालिका बोलते हैं, सूत्रकणिका जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सूक्ष्मकाय जिसको हम माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। गोल्जी सम्मिश्र जिसको हम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लयन काय जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, रसधानी जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, ये किस में पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं उनका अभाव होता है। किसका अभाव होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग का। हिंदी मीडियम में कोशिकाएं लिखा हुआ है, प्लीज इसको सही करेंगे। क्या आएगा यहां पर? कोशिकांग आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आपने अपनी एनसीईआरटी में सही करनी है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का नहीं, कोशिकांग का अभाव होता है। डन, क्लियर ये वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है, लेकिन एक अंगक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। और वो कौन है सर? एक ऐसा अंगक, एक ऐसा कोशिकांग जो दोनों में कॉमन है, जिसका नाम है राइबोसोम। जिसका क्या नाम है? राइबोसोम। अभी हम ये नहीं बता रहे कि राइबोसोम कहां पर है, हम जस्ट ये समझा रहे हैं कि राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है। तो एक कोशिकांग जो झिल्ली युक्त नहीं होता, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, जिसका नाम राइबोसोम है, जो दोनों में पाया जाता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों में भी पाए जाते हैं, जैसे पौधों में जो हरित लवक है उसमें, और सूत्र कणिका में, और खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका में भी पाए जाते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वहां पर कोशिकांग कहां पर पाए जा रहे हैं? सर ये यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यहां पर कोशिकांग कहां पर पाए जा रहे हैं? सॉरी, यूकैरियोटिक कोशिका जहां पर राइबोसोम कहां पाए जा रहे हैं? कोशिका द्रव्य में भी है, हरित लवक में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और साथ ही साथ जो अंतःप्रेद्रव्य जालिका जो होती है उस पर भी पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर पाए जा रहे हैं कौन? राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्र जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्राणी कोशिकाओं में एक और अंगक पाया जाता है जिसका नाम होता है तारक केंद्र, जो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। वो भी झिल्ली रहित होता है। रहित का मतलब झिल्ली एब्सेंट है। रहित का मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित। तो याद रखना, प्राणी कोशिकाओं में एक झिल्ली रहित यानी झिल्ली नहीं मिल रही है उस संरचना पर, उस अंगक पर